चलिए वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सबका नए चैप्टर में एंड दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ओके, चलिए क्लास 11 का मैं कहूँगा फिजिक्स का सबसे आसान से आसान चैप्टर तो यही चैप्टर और इतना सा चैप्टर है ये, खाली 4 या 5 क्लास में ख़त्म हो जाने वाला चैप्टर है अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, राइट। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात, अभी तक हमने जितना फिजिक्स पढ़ा ना उन सब में हम बात कर रहे थे अबाउट द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी कि आप उसको जितना भी फोर्स दो वो अपना साइज या शेप चेंज नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। बट क्या रियलिटी में रिजिड बॉडी होता है? चलो, आपके मन में रिजिड बॉडी क्या है? आप कहोगे कि सर आयरन का अगर कोई बॉल होगा ना, आयरन का स्फीयर, तो वो रिजिड बॉडी होगा। मैं कहूँगा ना, अगर आप उस आयरन के बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाओगे ना तो पूरा दब जाएगा, मतलब उसका साइज एंड शेप वॉट एवर इज गोइंग टू चेंज, राइट। तो रियलिटी में रिजिड बॉडी एक्सिस्ट नहीं करते हैं। जितने भी बॉडी होंगे ना, अगर आपने उनको फोर्स दिया तो वो डिफॉर्म होने वाला है। क्या होने वाला है? वो बॉडी डिफॉर्म होने वाला है, राइट। तो रिजिड बॉडी इज जस्ट एन आइडियल कंसेप्ट, एक्चुअल में रिजिड बॉडी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट, रियल बॉडीज ऑलवेज deform under applied external force, under the applied external force बॉडी जो है वो डिफॉर्म तो होने ही वाला है, बॉडी विल डिफॉर्म। अब ये डिफॉर्मेशन होता है दो टाइप का, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दिखाता हूं मैं क्या है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। चलो बच्चों, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लो एक स्प्रिंग है, अगर आपने उस स्प्रिंग को खींचा, उसका लेंथ चेंज होगा, डेफिनेटली द लेंथ विल चेंज, राइट। अगर आपने वापस उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? इट विल अगेन कम टू द ओरिजिनल साइज। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन या रबर बैंड का डिफॉर्मेशन या स्टील का डिफॉर्मेशन, राइट। आप चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे कि रबर और स्टील इन दोनों में से ज़्यादा इलास्टिक कौन है, तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। एट द एंड ऑफ चैप्टर यू विल लर्न। तो ऐसे डिफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल फोर्स हटाने से वापस ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगा, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि एक बार डिफॉर्म कर दिया उसके बाद वो पहले जैसा नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर कीचड़ है, एक बार कीचड़ में आपने मुक्का मार दिया, बराबर, कीचड़ डिफॉर्म हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप अगर मुक्का हटा भी लोगे तो भी वो कीचड़ वापस पहले जैसा होने वाला नहीं है, तो उसमें डिफॉर्मेशन हमेशा के लिए रह जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड दैट बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी। आई होप इट इज क्लियर। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है इफ बॉडी come back to original size and shape on removal of external force, body is said to be elastic. You can have an example: spring, rubber band. At this moment I will add one more, that is steel. धीरे धीरे आप सीखोगे कि why steel is also elastic, ठीक है। चलो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है if deformation is permanent, डिफॉर्मेशन एक बार कर दिया उसके बाद वापस बॉडी अभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। if the deformation is permanent, अगर permanent डिफॉर्मेशन है then the body is called प्लास्टिक बॉडी, ओके। चलो, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो प्लास्टिक बॉडी का मड, राइट, पुट्टी, मड कीचड़ है, फिर पुट्टी अगर हुआ तो पुट्टी में भी एक बार आपने डिफॉर्म कर दिया, उसके बाद वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, वापस पहले जैसा नहीं होने वाला है। तो ये हो गया बच्चों आपके पास दो टाइप के डिफॉर्मेशन। मतलब इतना तो पता चल चुका है भाई कि रियल बॉडी को आप फोर्स दोगे
तो डिफॉर्मेशन होने वाला है, रिजिड नहीं होता है वो। हाँ, दो टाइप के डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, या तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी वापस पहले जैसा हो जाएगा फोर्स हटाने पे, या तो फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, मीन्स बॉडी वापस पहले जैसा हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये दो टाइप के आपके क्या होते हैं बच्चों, डिफॉर्मेशन होते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। सिंपल सी बात है बच्चों, जितना भी आपको अपने आजू बाजू इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग हो, ब्रिजेस हो, रेलवेज हो या एयरप्लेन्स हो, each and everything has their based in this particular mechanical property of solid। ब्रिज डिज़ाइन हो, बिल्डिंग का डिज़ाइन हो, बिल्डिंग में यूज़ होता है सरिये यूज़ होते हैं, सीमेंट यूज़ होते हैं, तो उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ख्याल होने चाहिए। ब्रिजेस के अंदर जो स्टील यूज़ होगा उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ख्याल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिजेस के ऊपर से कंटिन्यूसली व्हीकल्स जाने वाले हैं, इट इज़ कंटिन्यूसली अंडर द फोर्स, राइट। तो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि वो जो ब्रिज का मटेरियल है वो फोर्स देने पे किस तरह से बिहेव करेगा, कितना डिफॉर्म होगा, क्या वो डिफॉर्मेशन इलास्टिक है कि प्लास्टिक है, राइट। सो दिस particular chapter is very 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 important and I will tell you this chapter is fundamental of civil engineering। तो आगे जाके जो सिविल इंजीनियरिंग में जाएगा उसको इससे डील करना है, फिर पूरी जिंदगी वो यही कैलकुलेट करता रहेगा फिर। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, छोटा सा टॉपिक है, जो इतना काम का नहीं है, बट एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। अब मोस्ट ऑफ जो सॉलिड है ना बच्चों, उनका बिहेवियर इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है कि अगर आपने उनको फोर्स दिया तो वो डिफॉर्म होंगे, और अगर आपने फोर्स हटा लिया ना तो वो वापस पहले जैसा होने की कोशिश करेगा। इसी को तो हम इलास्टिक कहते हैं। तो मोस्टली जो सॉलिड्स है वो इलास्टिक है। रीज़न क्या है बच्चों? तो हमें पता है सॉलिड के जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या जो आयन्स होंगे वो चारों तरफ से और एटम या आयन से जुड़े होंगे, और उन सबके बीच में अंदर अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, राइट। और ये अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से ही वापस सब कुछ अपनी ओरिजिनल जगह पे आने की कोशिश करेगा अगर आपने डिफॉर्म किया तो, राइट। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर सराउंडेड बाय other particles and they have inter-atomic forces। अगर आपने बॉडी को डिफॉर्म किया, if solid is deformed due to this inter-atomic force, solid will tend to regain original shape on removal of force। तो ये सॉलिड के इलास्टिसिटी का जो मेन रीज़न है ना वो आता है फ्रॉम द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। कहाँ से आता है ये जो मेन आपका रीज़न है वो मेन रीज़न है उसका इंटर एटॉमिक फोर्सेस, राइट। चलो बच्चों, अब अलग अलग जो सॉलिड मटेरियल होंगे उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, कुछ ऐसे होंगे जिसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक है। तो अलग अलग मटेरियल का इलास्टिसिटी भी अलग अलग रहेगा। चलो आप इसको समझ सकते हो कि मान लो भाई के सॉलिड के जो एटम्स है ना वो सारे बॉल्स हैं, समथिंग लाइक दिस। Just for the sake of example we are doing it, okay, and if all these balls are connected by spring, if these all are connected by spring, right, now these springs are nothing but interatomic forces। ये spring जो है वो और कुछ नहीं है, interatomic forces है। ये तो मैंने 2 डायमेंशन किया है, you can also make it 3 डायमेंशन, आप इसको 3D भी कर सकते हो, बट कोई काम नहीं है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपने इसको बिल्कुल भी डिफॉर्म करके छोड़ा तो क्या होगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे स्प्रिंग हैं। तो इसी तरह से आप सॉलिड को भी समझा सकते हो भाई के जो एटम है ना उसके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है ना वो कुछ बिहेव करेंगे एज अ स्प्रिंग।
तो अगर आपने सॉलिड को डिफॉर्म भी किया तो स्प्रिंग या इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से सॉलिड वापस पहले जैसा होने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब आएगी बारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सी, हम सबको बहुत स्ट्रेस होता है ना। ये स्ट्रेस, हमारे जो स्ट्रेस होते हैं जिंदगी के, उससे अलग है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अभी जो हमने मॉडल देखा उससे हमें इतना पता चला है कि अगर मैंने सॉलिड को फोर्स दिया, राइट, तो सॉलिड क्या करेगा, उस फोर्स को अपोज करेगा, वो वापस पहले था वैसा बनने की कोशिश करेगा। राइट, मतलब अगर हम एक्सटर्नली फोर्स देंगे तो सॉलिड के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो सॉलिड को वापस पहले जैसा बनाने की कोशिश करेगा। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स बना है ना पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसको? हम स्ट्रेस कहते हैं। राइट, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा बच्चों स्ट्रेस का मेन फॉर्मूला। स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट, मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि फॉर्मूला है क्या। स्ट्रेस का फॉर्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ फोर्स इज अप्लाइड on solid, it develops restoring force to oppose the applied force, to oppose applied force and try to bring solid in initial state. Right, now this restoring force per unit area, this restoring force per unit area is called stress। तो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा बच्चों। स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा। क्या सिंबल है स्ट्रेस का? सिग्मा सिंबल है। वैसे अलग अलग सिंबल आएंगे हर बार, अभी आप खाली इतना ही लिखो, खाली स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाई एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज फोर्स बाई एरिया। ओके, कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। चलो यूनिट क्या होगा बच्चों? तो फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, इसको तो हम पास्कल भी कहते हैं। राइट, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। और एक आप इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बच्चों याद रख लो, पास्कल और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको याद होना चाहिए। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, ये कन्वर्जन आपको काम में आएगा, सेकंड चैप्टर में आपने किया होगा। ओके, चलो, स्ट्रेस जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। यही एक फ़र्क है प्रेशर और स्ट्रेस में। प्रेशर भी यही होता है, फोर्स बाय एरिया, है ना। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स बाय एरिया ही होता है, बट प्रेशर जो है वो स्केलर होता है और जो रिस्टोरिंग फोर्स या जो स्ट्रेस है वो वेक्टर होता है। प्रेशर इज स्केलर, वाई द स्ट्रेस इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो, डायमेंशन क्या होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, डायमेंशन होगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स इज m1 L1 T-2, एरिया इज L2, so it is m1 L-1 T-2, it is m1 L-1 T-2, right? This is the dimension of the stress। चलिए, अब बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं स्ट्रेस। चलिए, टाइप ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम सिग्मा लिखते हैं, राइट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब लगता है? सपोज ये मार्कर को अगर मैं ऐसे खींचने की कोशिश करूं, राइट, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया है परपेंडिकुलर टू द एरिया, राइट। देखो, ये सपोज आपका मार्कर था।
अगर मुझे मार्कर को खींचना है तो आई विल डेफिनेटली अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलर, है कि नहीं, राइट, ओके। चलो, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये लंबा होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं टेंसाइल। क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो बार है या सॉलिड है ना, दिस इज अंडर टेंशन। कैसा है ये, दिस इज अंडर टेंशन, दिस इज अंडर टेंशन। अभी आपने अगर सॉलिड को ऐसे खींचा है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस पहले जैसा करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया, उसको हम कहेंगे स्ट्रेस, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्स एरिया को परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हियर when force act perpendicular to the area, when the force act perpendicular to the area, अगर फोर्स एरिया को परपेंडिकुलर लगेगा, it tends to change the length of solid, ओके। तो सॉलिड क्या करेगा, आपके जो फोर्स है उसको अपोज करेगा स्प्रिंग वाले मॉडल के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका जो स्ट्रेस बनेगा उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, राइट। एंड दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सिग्मा सिंबल है उसका ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाई एरिया, राइट। जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स बनने वाला है, जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया उतना ही अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। एंड दिस इज द एरिया ऑन विच यू हैव अप्लाइड द फोर्स। तो दिस फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दिस इज द केस ऑफ टेंशन। ये किसका केस है बच्चों, दिस इज द केस ऑफ टेंशन। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ये जो मैंने मार्कर लिया था उसको मैं दबाऊं ऐसे, हाँ क्या ना, मैं उसको दबाऊं ऐसे, तो ये कंप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा। कितना सिंपल है। सो दिस इज द केस ऑफ कंप्रेशन, व्हाइल दिस इज द केस ऑफ टेंशन, राइट, ओके। यहां भी अब अगर आपने ऐसे दबाया है उसको तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोज करेगा उसको, वो भी उतना ही बनेगा जितना आपने फोर्स दिया है। एरिया इज अगेन सेम विच इज ए। तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, वेदर इट इज कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, राइट। तो ये दोनों को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दोनों को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, राइट, ओके। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बच्चों, यहां पे हमने टाइटल में लिखा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस तो पता चल चुका है, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हमेशा के लिए दिमाग में डाल दो, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज बाय ओरिजिनल। क्या मतलब होता है स्ट्रेन का, चेंज बाय ओरिजिनल। आई विल टेल यू स्ट्रेन क्या होता है। सिंबल है उसका ई, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेन। क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो उसको हम लिखेंगे ई एल। क्या लिखेंगे इसको हम, ई एल लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। डेफिनेटली अगर आपने इसको खींचा है तो इसका लेंथ बढ़ेगा। तो मान लो कि इसका लेंथ डेल्टा एल जितना बढ़ा, कितना लेंथ बढ़ा, डेल्टा एल जितना, और ओरिजिनली उसका लेंथ था एल। सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या कहेंगे इसको हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे, चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। I hope it is very clear to you, right? Restoring force by area is called as stress, and change in length by original length is called as strain. Okay, fine. यहाँ पे डेल्टा एल क्या है, here delta L is change in length
of rod due to applied force, due to applied force। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पहला टर्म लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जहां पे आपको रॉड को या तो खींचना है सॉलिड को या तो कंप्रेस करना है। ओके, चलिए दूसरा आएगा इसके बाद शियर। चलिए बच्चों दूसरा लिख देते हैं अभी शियर के बारे में, क्या होता है शियर स्ट्रेस स्ट्रेन। लेट्स सी, शियर स्ट्रेस का सिंबल है टॉ, लॉन्गिट्यूडनल का सिग्मा था, शियर का सिंबल है टॉ। चलिए बच्चों अब होगा क्या, सपोज मेरी बात समझना ध्यान से, ये सिलेंडर है, इफ आई अप्लाई द अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू द फेसेस, क्या किया मैंने, इफ अपोजिट फोर्सेस, if opposite forces are applied parallel to the faces, if the opposite forces are applied parallel to the faces, अब आप मुझे बताओ क्या होगा। मैं एक फोर्स यहाँ पे दे रहा हूँ ऐसे फेस को पैरेलल, एक फोर्स मैंने यहाँ पे दिया फेस को पैरेलल, व्हाट विल बी द केस, क्या होगा। तो मैं आपको एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल बताता हूँ। सब ये टेक्स्ट बुक है, राइट, इसको मैं इस तरफ धक्का देने वाला हूँ और नीचे वाले फेस को मैं इस तरफ धक्का दूंगा, देखना क्या होगा। वो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो रहा है। कैन यू सी दैट, व्हाट विल हैपन, द शेप इज गोइंग टू चेंज, राइट। ओके, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन हियर, द शेप विल चेंज। क्या होगा यहाँ पे, the shape of solid is going to change, right। तो ये सिलेंडर जो अभी ऐसा दिख रहा है ना, अगर आपने ये एंड को फिक्स रखा है सपोज, तो ऊपर वाला एंड स्लाइड कर जाएगा, मान लो ऊपर वाला एंड स्लाइड करके यहाँ पे आ गया, तो नाउ योर सिलेंडर विल अपीयर लाइक दिस, बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स योर सिलेंडर विल अपीयर लाइक दिस, एग्री और नॉट, राइट। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फेसिस का, तो जो पहले यहाँ पे था वो अब मूव होके यहाँ पे आ गया, तो इतना हुआ है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, राइट। लेट्स से द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, राइट। तो अगर आपने बच्चों फोर्सेस पैरेलल टू द फेसेस लगाया इन अपोजिट डायरेक्शन, तो शेप बदलेगा। एंड ओके, यहाँ पे अगर आपने फोर्स लगाया है बच्चों, आप अगर कुछ भी चेंज कराना चाहते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स छोड़ेगा नहीं आपको, रिस्टोरिंग फोर्स तो लगना ही लगना है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज योर अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स आपने अप्लाइड फोर्स के जितना ही होने वाला है हमेशा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हियर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड, हियर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया is called, restoring force developed per unit area is called as shear stress। क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे shear stress। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने वाला है पर यूनिट एरिया, इसको हम कहने वाले हैं shear stress, दैट इज टॉ। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, आपने जितना फोर्स अप्लाई किया है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। कितने एरिया पे आपने फोर्स लगाया था बच्चों, तो आपने फोर्स लगाया था ये एरिया के ऊपर, दिस एरिया इज ए, सो रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो हर बार यही रहना है, फोर्स बाय एरिया ही रहना है, बट फर्क कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, फर्क आ जाएगा कि आपका फोर्स कैसे लग रहा है। अगर फोर्स एरिया को परपेंडिकुलर लगेगा तो वो लेंथ को बदलेगा, उसको हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर आपका फोर्स एरिया को पैरेलल लगेगा तो वो शेप बदलेगा, उसे हमने कहा, कौन सा स्ट्रेस कहा उसे हमने, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस से भी बुलाते हैं, मेरे मुंह से ये नाम निकल गया तो अभी लिखना पड़ेगा ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे स्ट्रेन क्या होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेन होता है, देखो बच्चों स्ट्रेन का मतलब है चेंज बाय ओरिजिनल, है ना, और ये शियर स्ट्रेन है तो हम उसको ES लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों स्ट्रेन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसेस बाय द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फेसेस के बीच में, डेल्टा एक्स, जो पहले यहाँ पे था फेस वो अब आगे आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स जितना। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन जो डेल्टा एक्स जितना है, दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसेस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सॉलिड, राइट। तो यहां पे जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है जो मैं देख पा रहा हूं, दिस इज डेल्टा एक्स एंड द लेंथ इज एल। ओके, लेट्स कंसिडर दिस एंगल इज थीटा, राइट। सो आई कैन राइट tan theta is equal to अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये डेल्टा एक्स बाई एल, ये डेल्टा एक्स बाई एल और कुछ भी नहीं है, tan थीटा है जो आप फिगर से देख पा रहे हो। ये पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में 2 मार्क में, एक्सप्लेन द शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। डेल्टा एक्स बाई एल इज tan थीटा, और जब एंगल बहुत छोटा होता है ना तो tan थीटा कैन बी रिटन नियरली इक्वल टू थीटा इन रेडियन यूनिट। ये मैं आपको अलग से मार्क करूंगा। फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इन रेडियन, रेडियन में, हाँ डिग्री में नहीं, ध्यान रहिए ये बात। तो इंस्टेड ऑफ tan थीटा यू कैन ऑल्सो राइट थीटा। तो जो आपको शियर स्ट्रेन है दैट इज थीटा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। डेल्टा एक्स मतलब फेसिस कितना डिस्प्लेस हुआ है, एल मतलब लेंथ कितना है, एल क्या है बच्चों, लेंथ कितना है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। व्हाट इज इट कॉल्ड, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। चलो अभी तीसरा बाकी है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन, and it is also called as volumetric stress strain। चलिए तो देखते हैं what is that volumetric stress strain। चलिए बच्चों तीसरा आ गया आपके सामने, वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन। अगर मान लो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर 2 किलोमीटर डेप्थ में ले गए, आपको पता होना चाहिए बच्चों पानी में आप जितना डेप्थ में जाओगे ना उतना प्रेशर बढ़ता जाता है, दैट्स अ कॉमन थिंग। इसके बाद के चैप्टर में तो ये सीखना ही है, बट ये कॉमन एक चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। आप जितना डेप्थ में जाओगे ना उतना प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डेप्थ में ले गए तो क्या होगा, राइट। तो सपोज मान लो कि ये आपका फ्लूइड है और मैं किसी ऑब्जेक्ट को इधर ले जा रहा हूँ डेप्थ में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना दिस इज अंडर द वेरी हाई प्रेशर, और यहाँ पे इसको हर एक सरफेस के ऊपर, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगने वाला है बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो फ्लूइड का है। फ्लूइड के इस प्रेशर की वजह से ये ऑब्जेक्ट को हर एक पॉइंट के ऊपर सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स लगने वाला है, राइट। इसके अंदर क्या है भाई, फ्लूइड है, एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट सॉलिड। ओके, सो हाउ विल वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस एग्जैक्टली। So we can write here, when solid is placed at a depth in the fluid, क्या होगा, it experience force at every point, force at every point normal to the surface, it will experience force at every point normal to the surface। उसको हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगने वाला है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने हर एक जगह से इक्वली दबाया तो डेफिनेटली उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या होना है बच्चों, इसका वॉल्यूम घटने वाला है और आपका सॉलिड जो है वो घट के इतना ही रह जाएगा। सपोज मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। और एक और बात बच्चों, अगर बाहर से फोर्स लगा है फ्लूइड की वजह से तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी तो डेवलप होगा। रिस्टोरिंग फोर्स छोड़ता थोड़ी है, कितना होता है रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। लॉजिक सब में सेम ही है, पहले में सरफेस को परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडल में, शीयर में सरफेस को पैरेलल,
और वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक में सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, राइट। इतना डिफरेंस है, आप ध्यान में रखो। तो यहां पे क्या होगा, हियर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल चेंज, यहां पे क्या चेंज होना है बच्चों, वॉल्यूम चेंज होने वाला है सॉलिड का, ओके। हियर रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन बॉडी, वो तो होना ही, आप फोर्स दो तो रिस्टोरिंग फोर्स तो अपने आप डेवलप हो ही जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन बॉडी, और आपका जो वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो आपको चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या जो आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस चाहिए, राइट, उसका सिंबल क्या दिया है इन लोगों ने बुक में, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस का सिंबल ही नहीं दिया इन लोगों ने, विल राइट इज सिग्मा ओनली। हाइड्रोलिक स्ट्रेस है या वॉल्यूमेट्रिक तो सिग्मा, ये भी लिख दो, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। क्या होता है बच्चों, ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया रहता है, फॉर्मूला इज सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगा, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आपका EV, वॉल्यूमेट्रिक। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, सो इट इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। लेंथ चेंज हुआ था तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ किया था, शेप चेंज हुआ था तो एंगल लिया था, और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V बाई V। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है बच्चों, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है ना, फोर्स बाय एरिया इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ये आप आगे जाके सीखने वाले हो। फ्लूइड का इस डेप्थ के ऊपर जितना प्रेशर होगा ना, उतना इसको स्ट्रेस लगता है, राइट। चलो समरी बता दो आपको तीनों केसेस की। लेट्स टॉक अबाउट द समरी। लॉन्गिट्यूडनल, योर ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, either force are applied like this or the forces are applied like this। यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो आता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस सब में सेम रहेगा, स्ट्रेस सब में सेम रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, इट्स अ कॉमन फॉर्मूला। अगर शियर है, योर ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, फोर्सेस आर लाइक दिस, राइट, तो आपका जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा ऊपर से। Let's say it is delta x, right, and this is L, this angle is theta। तो इसका जो स्ट्रेस था, shear stress, that is delta x by L and that is equal to theta, जो हमने प्रूव किया। तीसरा केस आया आपका वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक, वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक। चलिए, इसमें जो बॉडी था उसको चारों तरफ से फोर्स होना कंपलसरी है, चारों तरफ से फोर्स होना चाहिए और उससे बॉडी का वॉल्यूम बदलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन है, दैट इज चेंज ऑफ वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस 3 कंसेप्ट कि सॉलिड के ऊपर कितनी कितनी तरह से आप फोर्स दे सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आपका बच्चों पहला लेक्चर इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने आज सीख लिया है कि स्ट्रेसेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। अगले चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे ले जाएंगे, बट उसके लिए आपको अगला लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।